हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम लोग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो टू मॉडल हैं डेमोक्रेसी के, उसमें क्या डिफरेंस होता है इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है अगर हम लोग ये समझें तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किसी भी शब्द का जो मतलब होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वो हमेशा जो उसका मीनिंग है वो एक्सपांड करता है, वो चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि 2500 साल पहले आज से कोई शब्द का मतलब अगर कुछ होता था तो ज़रूरी नहीं है कि वही शब्द का मतलब आज भी वही हो। किसी भी शब्द का मतलब उस समय के समाज के लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो मैरिज, जैसे मैरिज का आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले मतलब सिर्फ ये होता था कि एक मेल और फीमेल के दोनों के बीच के संबंध को ही हम लोग मैरिज कहते थे। लेकिन आज सिर्फ टू जेंडर नहीं है, थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और वो भी आपस में मैरिज कर रहे हैं। तो और आपने ये भी एग्जांपल देखे होंगे कि कुछ लोग तो खुद से शादी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो शब्द का मीनिंग है वो अब सिर्फ ये नहीं रह गया कि एक मेल और एक फ़ीमेल दोनों आपस में मैरिज कर रहे हैं, बल्कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो थर्ड जेंडर उभर के आया है वो भी आपस में शादी कर रहे हैं। तो यानी कि जो मैरिज का जो मीनिंग है वो धीरे से एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, उसी तरह से डेमोक्रेसी का जो मतलब है, आज से हज़ारों साल पहले जब डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ, डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन हम लोग कहते हैं वो एंशिएंट ग्रीस, जहाँ से प्लेटो और एरिस्टोटल बिलोंग करते थे, सोक्रेट बिलोंग करते थे, वहाँ से हम लोग इसका ओरिजिन मानते हैं। लेकिन वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का जो मतलब था, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी पाई जाती थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे लोगों का डायरेक्ट रूल होता था। लेकिन आज अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ऐसी बहुत सी कम कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। ज़्यादातर डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो क्या जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है। क्या वहाँ पर लोग डायरेक्ट रूल कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उसको भी हम लोग डेमोक्रेसी समझते हैं। ठीक है, इसीलिए हर एक मतलब की हर एक जो शब्द होता है उसका जो मीनिंग होता है वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेमोक्रेसी का शाब्दिक मीनिंग लिटरली जो मतलब बताएं वो क्या होता है, तो जो डेमोक्रेसी होता है वो दो शब्द, ग्रीक के दो शब्द से मिल करके बना है। पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेटोस। डेमोस का जो मतलब होता है वो होता है प्यूपल, और क्रेटोस का जो मतलब होता है वो होता है रूल। तो इंग्लिश में एक शब्द बना इन दोनों शब्द को मिला करके जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन। जहाँ पर लोग शासन कर रहे हों उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द बना है ये शब्द बहुत पहले बन चुका है। ठीक है, इस शब्द को 5th सेंचुरी में हेरोडोटस ने यूज़ किया था। हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है, उन्होंने इस शब्द को यूज़ किया था पहली बार। तो इन्होंने जब उस शब्द को यूज़ किया था तो वो जो ग्रीक में जो उस समय की डेमोक्रेसी थी उसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया था। ठीक है, तो उस समय उसका मीनिंग और आज का जो समय है उस समय में, इस समय में डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है वो एथेंस और स्पार्टा है, जो कि ग्रीक सिटी हुआ करते थे, जहाँ से प्लेटो और एरिस्टोटल और सोक्रेट बिलोंग करते थे, एथेंस से। ठीक है, और जो एरिस्टोटल और जो प्लेटो थे वो उन्होंने एक्चुअली में डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी होता है, लोगों का रूल होता है, वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो मॉब रूल है, यानी भीड़ का शासन है, अज्ञानता का शासन है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज्ञानी इंसान जिसको ज्ञान है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है,
वो नहीं रूल कर रहा है, भीड़ रूल कर रही है, मेजॉरिटी रूल कर रही है। और अज्ञानता हमेशा मेजॉरिटी के पास है। ज्ञान तो किसी एक इंसान के पास आता है, उसके बाद लोगों के पास जाता है। तो जो चली आ रही परंपराएं हैं, जो अज्ञान चला आ रहा है, जो भीड़ जिसे मान रही है सत्य क्या है, वही लोग रूल कर रहे हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि अपना फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट देते हैं अपनी बुक द रिपब्लिक में, और वो ये कहते हैं कि एक्चुअल में रूल उस इंसान को करना चाहिए जिसको इतिहास का, फिलॉसफी का और सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, जो जानता है कि सत्य क्या है, गलत क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। उस इंसान को रूल करना चाहिए, और जब वो रूल करेगा तभी समाज में जस्टिस, न्याय इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसलिए प्लेटो ने और अरिस्टोटल ने, मेनली प्लेटो ने डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेट, प्लेटो ये कहते हैं कि सोक्रेट का डेथ का कारण और एथेंस का स्पार्टा से हारने का कारण भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के कारण सोक्रेट्स को सज़ा सुनाई गई थी, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिससे उनको जो जहर था वो पीना था। और सोक्रेट जो कि दुनिया के सबसे वाइजेस्ट मैन माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं, उन्हें इस डेमोक्रेसी के कारण जहर का प्याला पीना पड़ा। तो इसलिए प्लेटो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। तो जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है, इसमें मेनली जो फोकस होता है वो प्रोसीजर होता है। यानी जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजर है, अगर वो अपनाया जाए, वो ठीक से अपनाया जाए, तो हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं। लेकिन सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी जो है वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रोसीजर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि क्या लोगों का भला हो रहा है, क्या जो डेमोक्रेसी का जो अल्टीमेट गोल है, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों में जो डिफरेंस है वो डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी का है, कि डेमोक्रेसी की कितनी डिग्री है किसी देश में या किसी रीजन में, उसको हम समझते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रोसीजरल इलेक्शंस। हर एक समय पे, निश्चित समय पे इलेक्शन होने चाहिए, और वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो उस इलेक्शंस को कंडक्ट कराए। अगर ये सारे प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि हमने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को अपना लिया है। ठीक है, यानी अगर हमारा फोकस सिर्फ प्रोसीजर्स पे है तो हम कहेंगे कि ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। और ये एक नैरो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेसी को। यानी अगर आप डेमोक्रेसी को सिर्फ एज अ प्रोसीजर देखेंगे तो आप डेमोक्रेसी की जो रियल मीनिंग है, जो रियल कंटेंट है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप सिर्फ डेमोक्रेसी को एज अ प्रोसीजर समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नैरो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। यानी आप सिर्फ डेमोक्रेसी को एज अ प्रोसीजर समझ रहे हैं। किसी देश में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अपनाया जा रहा है, प्रोसीजरल इलेक्शन को अपनाया जा रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन वहीं पे जब हम सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जब हम डेमोक्रेसी को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तब हम कहते हैं कि हमने सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को अपना लिया है। सिर्फ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, अब हमें जो डेमोक्रेसी का अल्टीमेट गोल है, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ मासेस है, अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं या हम उसको अचीव कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी को अपना लिया है। यानी प्रोसीजर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसीजर से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लोगों का क्या भला हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन फोकस है। तो यानी कि आप इस तरह से इसको समझिए कि अगर आप, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होता है, इंडिया और यूएस के बीच में आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी और यूएस की डेमोक्रेसी की अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ डेमोक्रेसी को प्रोसीजरल डेमोक्रेसी समझेंगे, आप सिर्फ एक नैरो वे ऑफ
डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ प्रोसीजर को अपनाना होता है, तो आप सिर्फ ये देखेंगे क्या यूएस में प्रोसीजरल इलेक्शन हो रहे हैं, क्या यूएस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या जो इलेक्शंस यूएस में हो रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा हो रहे हैं, क्या वो जो इंडिपेंडेंट बॉडी है सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप तो नहीं है। सिर्फ आप ये इन प्रोसीजर्स को देखेंगे, और जब आप इन प्रोसीजर्स को देख लेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर आपका डेमोक्रेसी को देखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल है तो। लेकिन जब आपकी मीनिंग, डेमोक्रेसी की मीनिंग प्रोसीजरल से ज़्यादा सब्सटेंसिव होगी, तब आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इंडिया और यूएस में प्रोसीजर अपनाया जा रहा है कि नहीं, प्रोसीजर के अलावा आप ये देखेंगे कि वहाँ का जो मासेस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, क्या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो डिसीजन ले रहे हैं उनसे उन लोगों का भला हो रहा है, क्या उन लोगों की जो बातें हैं वो सुनी जा रही हैं या सिर्फ उन पर थोपी जा रही हैं। इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या जो इलेक्शंस के द्वारा जो लीडर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है, क्या लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो डिमांड्स है उनको सुना जा रहा है। तो जब आप इन मुद्दों को देखेंगे तब आप डेमोक्रेसी को एज ए सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी देखेंगे। उसमें आप ये भी देखेंगे क्या जो लोग हैं उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, रहने का तरीका है, क्या उसमें डेमोक्रेसी है। क्या जब दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, कोई स्कूल में डिसीज़न लिया जा रहा है, फैमिली में डिसीज़न लिया जा रहा है, तो क्या उसमें डेमोक्रेसी अपनाई जा रही है। तो ये होता है सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी, जहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सोशल लाइफ में भी डेमोक्रेसी है, समाज में भी डेमोक्रेसी है। तब हम डेमोक्रेसी को एज अ सब्सटेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अगर आप इस वे में डेमोक्रेसी को समझेंगे तब आप देखेंगे कि यूएस में हमसे ज़्यादा सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है, इंडिया से ज़्यादा सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी यूएस में है, और इंडिया में थोड़ी सी अभी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से ज़्यादा और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी से थोड़ी सी कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसीजरल वे में डेमोक्रेसी को समझेंगे तो आप कहेंगे नहीं, यूएस और इंडिया दोनों में ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि दोनों में ही प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और दोनों जगह पे ही इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, प्रोसीजरल इलेक्शन कराए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो दोनों जगह डेमोक्रेसी है। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी को सब्सटेंशियल वे में समझेंगे तब आप कहेंगे नहीं, यूएस की जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी सी इंडिया से ज़्यादा आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा मैच्योर है। तो ये था प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी में अंतर। अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट रूल करते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं वो अपने वोट के थ्रू लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहीं दूसरी तरफ जब लोग अपने वोट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक जब कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो अंतर होता है वो ये होता है कि जहाँ पर लोग डायरेक्ट रूल करते हैं, डायरेक्ट फैसले लेते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीज़न लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कानून बनाते हैं, संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब जो लोग हैं वो डिसीज़न कैसे लेंगे, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स होते हैं। तो वो टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या टूल्स होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम क्या होता है, जैसे कि जब किसी सरकार को बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो डिसीजंस होते हैं वो लेने होते हैं, तब वो लोगों के सामने प्रपोज़ल रखते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे कि ब्रेक्सिट, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था तब सरकार ने लोगों के सामने ये सवाल रखा था क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। तो वहाँ के लोगों ने वोट दे करके ये डिसीज़न लिया था कि हाँ, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए।
तो जब ऐसे पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो डिसीजन होते हैं वो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेफरेंडम। इनिशिएटिव क्या होता है, जब जैसे कि जो कानून बनाया जाता है वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जब प्रपोज़ल लोगों के द्वारा है, जब लोग इनिशिएट करें कि इस मुद्दे पे या इस टॉपिक पे कानून बनना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। जैसे कि अगर आप बात करें इंडिया में जो लोकपाल बिल मूवमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि सरकार लोकपाल कानून बनाए, तो जो इसका इनिशिएटिव लिया गया वो लोगों के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो जब लोगों के द्वारा किसी मुद्दे पे इनिशिएटिव लिया जाता है कि सरकार इस मुद्दे पे कानून बनाए, या लोग एक ड्राफ्ट देते हैं सरकार को, तब उसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। वहीं रिकॉल क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास उनको चूज़ करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि हम उनको वापस बुला सकें। अब चाहे वो हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें 5 साल उनको झेलना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के थ्रू उनको जिताया, लेकिन अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आप देखते हैं कि वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के डिसीज़न, लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको वापस बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिकॉल। प्लेबिसाइट होता है जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं, जैसे कि कोई एक देश की टेरिटरी है, वो उस देश की टेरिटरी होगी कि नहीं होगी, इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लेने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ आप कह सकते हो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो लोग हैं वो डायरेक्ट रूल करते हैं, डायरेक्ट डिसीज़न लेते हैं। सरकार के जो डिसीज़न मेकिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि वो सरकार की डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, सिर्फ इलेक्शन को छोड़ करके। एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद सारा कार्य सरकार खुद से करती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव आगे कानून बनाते हैं, संविधान में अमेंडमेंट करते हैं और जो इतने भी डिसीजन लेने होते हैं वो करते हैं। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या टूल होता है, तो इलेक्शंस, जैसे कि इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तो लोग इस इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव भी के जो मॉडल्स होते हैं वो 2 सकते हैं, एक टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है और एक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये 2 मॉडल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन के। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जब पूरी कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर या एक रिप्रेजेंटेटिव जीत करके आता है, तो उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि पूरे देश को छोटी छोटी टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक टेरिटरी में जो लोग रहते हैं वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे कहते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वो टेरिटरी वाइज है। ठीक है। वहीं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर टेरिटरी वाइज नहीं होता, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वाइज होता है। यानी कि लोग जो जिस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं उस ऑक्यूपेशन से वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो सारे डॉक्टर मिल करके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। जो कैपिटलिस्ट है या जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। जो आईएएस ऑफिसर हैं वो सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। जो लॉयर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। यानी जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो टेरिटरी वाइज नहीं हो रहा है, यहाँ कोई टेरिटरी नहीं है, बाकी ऑक्यूपेशनल वाइज हो रहा है। जो पर्सन जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है वो अपने उस ऑक्यूपेशन का रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि इंडिया में फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं फॉलो किया जाता है, इंडिया में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है। यानी कि हम लोग अपनी अपनी टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं, 2 मॉडल होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फॉलो किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। आपको समझ में आया होगा कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है और दोनों के क्या टूल्स होते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।